हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाबाज पर। मेरा नाम है मोहम्मद नवाजिश और मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 1974 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें आप नॉर्मल तरीके से देखते होगे जो वैक्सीनेशन वगैरह होता है उसको लेकर के एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब 1974 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और 2024 में आकर के इस प्रोग्राम के 50 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, तो इसी की पूरी जर्नी पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये प्रोग्राम जो 1974 में शुरू किया गया था वो कितना सक्सेसफुल रहा, इसको लेकर के चैलेंजेस क्या हैं, भारत में किस तरीके से अप्लाई किया गया, तो वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि 2024 को अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि 50 साल जो है वो पूरे हो गए। आपका जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन था जिसे हम ईपीआई कहते हैं, किसने शुरू किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया था। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर जाएं तो 1974 में 1974 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था भाई? ग्लोबल लेवल पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो हेल्थ है हमारा, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें इंप्रूवमेंट करना, उसमें सुधार करना। अब उस टाइम पर अगर आप देखोगे 1974 में, 1974 में जब ये शुरू किया गया था तो स्मॉल पॉक्स को लेकर के एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी, है ना। स्मॉल पॉक्स को अगर आप देखोगे तो लोगों के हेल्थ को या फिर उनकी मोर्टेलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो कोशिश ये की गई थी कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया जाए, यानी कि इसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो जब ईपीआई को स्टार्ट किया गया तो ईपीआई में क्या किया गया? जो पहले से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था भाई, हर आप अगर किसी भी कंट्री में जाओगे तो उसमें आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, हेल्थ वर्कर्स आपको मिल जाएंगे, तो उन सब का इस्तेमाल किया गया ताकि वैक्सीन्स लोगों को दी जा सके, खासकर उन लोगों को जो कि वल्नरेबल हैं, जिनके ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ सकता है। अब हम चलते हैं कि डिजीज बर्डन को कम करने के लिए ये जो प्रोग्राम है ईपीआई जो है वो कितना इफेक्टिव रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज देखोगे शुरुआत में अगर देखा जाए तो ईपीआई का जो फोकस था वो फोकस किस पर था? मतलब कुछ ऐसे जो हमारे डिजीजेज हैं जिन्हें हम फाउंडेशनल वैक्सीन डिजीजेस कहते हैं उनको टारगेट करना। जैसे मीजल्स की बात करोगे, पोलियो की बात करोगे, डिप्थीरिया है, ठीक है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है ना। तो इन सब चीजों को लेकर के वैक्सीन लगाना जो है वो शुरू किया गया और धीरे धीरे आप देखोगे ये प्रोग्राम जो है वो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन जो होता है हमारा, मतलब बच्चों का जो टीकाकरण होता है उसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले करना शुरू किया। ठीक है, अब अर्जेंसी किस चीज की लेकर के थी? स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करना। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया? दुनिया भर में जो वैक्सीन थे उन वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उन वैक्सीन का लगाया जाना, उनको एडमिनिस्टर करना, इस पर जो है वो फोकस किया गया, जिससे कि डिजीज बर्डन, देखो किसी को भी बीमारी होगी भाई, आप हॉस्पिटल जाओगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, उस पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इकोनॉमी जो है वो सफर करेगी, क्योंकि अगर आदमी बीमार रहेगा तो वो ज्यादा काम जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मॉर्टेलिटी रेट भी आ जाती, मृत्यु दर भी आ जाती। तो इन सब चीजों को लेकर के स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन का ऑब्जेक्टिव लेकर के प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। अब अगर हम देखें कि जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी है ना, धीरे धीरे हमारी जो वैक्सीन टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव हुई और उसी तरीके से हम देखेंगे जो ईपीआई है वो भी क्या होता है? इंप्रूव होता है। अब ईपीआई कैसे इंप्रूव होता है? आप अगर देखोगे कि धीरे धीरे नई वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस की जाने लगी। भाई देखो, मेडिकल साइंस इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे मेडिकल साइंस में इंप्रूवमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, नई नई बीमारियों के बारे में हमने जो है स्टडीज कंडक्ट की, उनको लेकर के रिसर्च हुआ, उनको लेकर के वैक्सीन हमने डेवलप किया। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी जो वैक्सीन हैं वो क्या होती गई? बढ़ती गई। देखो, शुरुआत जो है 1974 में की गई थी, तो उस टाइम पर 6 वैक्सीन थी, मतलब 6 वैक्सीन को रिकमेंड किया जाता था कि ये बच्चों को लगनी चाहिए। लेकिन अगर आप 2024 में देखोगे तो 2024 में 13 वैक्सीन हैं, 13 ऐसी वैक्सीन हैं जिनको यूनिवर्सली रिकमेंड किया जाता है, मतलब दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 13 वैक्सीन उनको लगना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा 17 वैक्सीन और हैं जिनको कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब
वो हर किसी को नहीं दी जाएंगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो वैक्सीन्स जो हैं वो भी लोगों को या बच्चों को दी जा सकती हैं। अब अगर सक्सेस स्टोरी की बात की जाए, देखो सक्सेस स्टोरी भाई किसी भी प्रोग्राम, कोई भी अगर आप हेल्थ प्रोग्राम शुरू करते हो तो उसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है वो होता है कि जो कवरेज रेट है वो बढ़े, है ना। मतलब कवरेज रेट का मतलब ये हो गया कि भाई ग्लोबल पॉपुलेशन हमने मान ली एक्स, कि भाई दुनिया भर में एक्स आबादी है, तो इस एक्स आबादी का कितना परसेंट है जिसको के वैक्सीन दी गई, ठीक है। अब शुरुआती जो मेजर्स हैं वो मेजर्स ये कहते हैं कि कितने बच्चों को डीपीटी वैक्सीन दी गई। डीपीटी वैक्सीन क्या है? जो डिप्थीरिया को है, पर्ट्यूसिस को है, टेटनस को लेकर के इनिशियली ये वैक्सीन जो है वो चलाई जाती है। तो कितने परसेंट बच्चों को डीपीटी वैक्सीन जो है वो दी गई। अब 1970s का अगर आप डेकेड देखोगे, 1970 का दशक जिसमें ये शुरू होता है, उस टाइम पर अगर हम लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें, जो ऐसे देश थे जिन्हें आप कह सकते हो कि भाई गरीब देश हैं, उन देशों में अगर देखा जाए तो केवल 5% बच्चे ऐसे होते थे जिनको वैक्सीन लगती थी या फिर उनका वैक्सीनाइजेशन होता था, ठीक है। ये कब बात हो रही है? बात हो रही है 1970s के डेकेड में, और डीपीटी वैक्सीन की बात हो रही। लेकिन धीरे धीरे एफर्ट्स किए जाते हैं, सरकार स्कीम्स लेकर के आती है, इन्वेस्टमेंट होता है, रिसर्च होती है, और आप कहोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट होता है। तो इन सब से हमें देखने को मिला कि 2022 में ये जो परसेंटेज है ग्लोबली बढ़कर के कितना हो गया? 84%, 84%। तो आप देख रहे हो कि 5% से कहां पर पहुंचे? 84% पर पहुंचे। अब अगर हम पब्लिक हेल्थ के ऊपर इसका इंपैक्ट देखें, पब्लिक हेल्थ देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं ना, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करते हो, इंसानों की बात करते हो, तो हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि मनुष्य एक संसाधन है। संसाधन कैसे है कि भाई अगर उसके पास एजुकेशन है, उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास वर्किंग कैपेसिटी है, तो वो काम कर सकता है, इनकम अर्न कर सकता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, टैक्सेस पे करेगा, ठीक है, अपनी फैमिली को वो सरवाइव करा सकता है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं? आपका फैमिली हेल्थ से रिलेटेड है। अब इम्यूनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। देखो आप एक दो बच्चों को कंपेयर करिए, एक ऐसा बच्चा है जिसको जितनी भी वैक्सीन रिकमेंडेड है वो सारी उसको मिली, और दूसरा ऐसा है जिसको नहीं मिली। तो ऑब्वियसली अगर उनका फ्यूचर आप देखोगे, जिस बच्चे को वैक्सीन नहीं मिली है वो अपने लाइफ स्पैन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीजेस को फेस करेगा, जो कि उसकी एजुकेशन को हैम्पर कर सकते हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकते हैं, उसका जो एक तरीके से कहोगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक। अब स्मॉल पॉक्स को अगर आप देखोगे तो ये एक टाइम पर बहुत ही गंभीर समस्या थी, लेकिन इसे क्या कर दिया गया? इरेडिकेट कर दिया गया। भाई कैसे किया? हमने वैक्सीनाइजेशन से किया। इसके अलावा देखोगे पोलियो की अगर बात की जाए, पोलियो को देखोगे पहले एक बहुत ही गंभीर समस्या होती थी, लेकिन दुनिया भर के ज्यादातर देशों से इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। दो देश याद रखिएगा, एक पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान है, जहां पर अभी भी हमें पोलियो के केसेस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए, देखो इंडिया में अगर आप देखोगे कि ईपीआई जो है वो 1978 में लॉन्च होता है, ठीक है, और इससे फिर रीनेम कर दिया जाता है 1985 में, क्या? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो याद रखेंगे 74 में ग्लोबली ये स्टार्ट होता है, भारत में स्टार्ट हो रहा है 78 में, और 85 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब अगर पिछले 4-5 दशकों की बात करें तो इंडिया में भी जो वैक्सीन की कवरेज है, वो वैक्सीन की कवरेज काफी तेजी से क्या हुई है? बढ़ी है। 2019-21 के आंकड़े हमें ये बताते हैं कि जो 76% चिल्ड्रन है, 76% जो बच्चे हैं हमारे, वो वैक्सीन क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, यानी कि 76% बच्चों को वैक्सीन मिल पा रही हैं। तो ये आप देख सकते हो बहुत हाई परसेंटेज है। ये बताता है कि इंडिया में भी जो वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम है वो काफी इंप्रूव हुआ है। अब आते हैं कि भाई इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, आर्थिक आप अगर देखोगे इसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए वैक्सीन का जो पोटेंशियल है, मैंने कहा आपसे कि भाई लाइफ सेविंग पोटेंशियल है, वैक्सीन का पोटेंशियल है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी, आप जो भी ऐसे डिजीजेज हैं जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं, कि वैक्सीन देकर के उन्हें रोका जा सकता है, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। तो एक तो देखो लाइफ सेव करने की बात है, दूसरा आप देखोगे भाई हॉस्पिटल्स वगैरह में जाने का जो खर्चा है वो खर्चा बच जाएगा, या फिर लोगों के हेल्थ पर उसका इंपैक्ट है, उनके बौद्धिक विकास पर, शारीरिक विकास पर उसका प्रभाव है, तो वो सारी चीजें कम होंगी। अब
इकोनॉमिक एनालिसिस अगर की जाए ईपीआई की, या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो हमारा प्रोग्राम है उस पर अगर बात की जाए, तो आप कह सकते हो कि यहां पर हम जो $1 अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, जो भी इन्वेस्टमेंट यहां पर होता है, तो उससे हमें 11 फोल्ड रिटर्न जो है, 7 to 11 फोल्ड रिटर्न जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अब आते हैं कि हमने चीजें तो देखी, लेकिन इसमें अभी भी क्या कोई चैलेंजेस हैं? तो चैलेंजेस आप देखोगे तो एक चीज जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों के इम्यूनाइजेशन में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक भाई, हमने बात की कि देखो लगातार प्रयास करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट की अगर बात करोगे तो प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कवरेज रेट है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। 2021 की यूनिसेफ की रिपोर्ट हमें बताती है कि फर्स्ट डिक्लाइन इन कवरेज इन मोर देन अ डिकेड, ठीक है, विद मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड रिमेनिंग अंडर वैक्सीनेटेड। ये चीज एक कंसर्न है। 2021 की रिपोर्ट बता रही है कि भाई दुनिया भर में अगर देखोगे तो लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनको के इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पा रहा है, वैक्सीनेशन उनका नहीं हो पा रहा है। अब इससे हमें पता चलता है कि देखो कोई भी काम आप शुरू करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि शुरू कर दिया तो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसमें आपको सस्टेनेबल वे में लगे रहना पड़ेगा, आपको इनोवेट करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी वो चीज क्या हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है। इसके अलावा आते हैं एक और कंसर्न है कि ज्योग्राफिकल, सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक डिस्पैरिटीज हैं, यानी कि भौगोलिक रूप से ऐसा नहीं कि हर जगह पर एक समान चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब अगर देखोगे कि जो भी अगर हम रीजन्स की बात करें, कंट्रीज की बात करें, कम्युनिटीज की बात करें, आप क्षेत्रों की बात करिए, देशों की बात करिए, समुदायों की बात करिए, तो हमें एक चीज देखने को मिलता है कि भाई डिस्पैरिटीज हैं। डिस्पैरिटीज कैसी हैं? अगर आप लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करोगे, मतलब सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो थोड़े गरीब देश हैं, उनमें अगर आप देखोगे जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, मतलब ऐसी जनसंख्या, ऐसी आबादी जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, बहुत ज्यादा आप कहोगे विकसित नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो कि रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, है ना, जो मान लीजिए किसी घने जंगल में रहने वाले लोग हैं, या फिर आप आदिवासियों की बात कर सकते हो, ट्राइबल कम्युनिटीज की बात कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, मतलब अगर जो ऐसे क्षेत्र हैं दुनिया भर के जहां पर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मान लीजिए कोई सिविल वॉर चल रही है या फिर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो वहां पर वैक्सीन्स की एक्सेस को लेकर के दिक्कतें अभी भी हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा आप देखो जैसे पॉवर्टी है, एजुकेशन है, रूरल अर्बन डिवाइड, भाई जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं या वो कम शिक्षित हैं, शिक्षा का अभाव है, या फिर आप कहोगे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वैक्सीन का जो रीच है वो रीच कम है, वैक्सीनेशन का जो कवरेज रेट है वो कम है। इसके अलावा डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी आप देख सकते हो, जैसे एज आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, एथनिसिटी आ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हर एज के लोगों को सिमिलर रूप से मिल रहा है। भाई अभी सिर्फ बच्चों की बात हो रही है, व्हाट अबाउट एडल्ट्स? एडल्ट्स के वैक्सीनेशन पर उतना ध्यान नहीं है। मेल फीमेल में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, एथनिसिटी में आप देखोगे तो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी एंड मिस इन्फॉर्मेशन। आप सब लोग जानते हो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। देखिए यहां पर एक चीज है कि जितने भी ऐसी कम्युनिटीज है ना जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है, वहां पर वैक्सीन्स को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन होती है, मिसट्रस्ट होता है। मतलब कोई अफवाह फैल जाती है कि भाई ये वैक्सीन लगवा लोगे तो इससे ये समस्या हो जाएगी, ये वैक्सीन लगवा लोगे तो इससे ये दिक्कत हो जाएगी। जैसे पोलियो वैक्सीन आप देखोगे शुरू किया गया था इंडिया में, तो उसमें एक कंसर्न होती थी कि भाई ये वैक्सीन लगवाओगे तो इससे इनफर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो है उससे आप कहोगे कि ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट पड़ रहा है। अब मिसकंसेप्शन जो होते हैं वो वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर के, एफिकेसी को लेकर के होते हैं, है ना। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन लगवाना सेफ नहीं है। जैसे आप देखोगे कोरोना काल में, कोविड के टाइम पर जब इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन लॉन्च की तो उस टाइम बहुत सारा उथल पुथल चला के भी वैक्सीन लगवाओगे तो उससे ये बीमारी हो जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो उससे बिल्कुल आप कहोगे वैक्सीनेशन पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद एक और चीज आती है वीक हेल्थ सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश के अंदर देखो, आप अगर वैक्सीनेशन कराना चाहते हो तो भाई वैक्सीनेशन के लिए
सबसे पहली चीज R&D फैसिलिटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, हेल्थ वर्कर्स आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं हैं या इनमें किसी तरीके की कमी है तो आप देखोगे उसका इंपैक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा, जो वैक्सीनेशन का कवरेज रेट है उसके ऊपर पड़ेगा। अब जो लो इनकम कंट्रीज हैं या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, भाई उनके यहां पर दिक्कत है। अगर आप ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स की बात करोगे तो वो हमें कमी देखने को मिलती है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स अगर हम देखें तो उनमें हमें कमी देखने को मिलती है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज की बात करोगे उनमें हमें कमी देखने को मिलती है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, वितरण प्रणाली जो है कि हर जगह पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं कि भाई वैक्सीनेशन का जो फ्यूचर है उसको लेकर के क्या रिकमेंडेशंस हैं। देखो रिकमेंडेशन सबसे पहली चीज ये है कि एडल्ट्स और एल्डरली जो हैं उनको भी वैक्सीन के कवरेज में जो है वो लेकर के आया जाए। ये एक बहुत ही आप कहोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो जाएगा अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एल्डरली की बात की जाए, जैसे अभी बात हो रही है कि भाई चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको तो आप वैक्सीन दे रहे हो, यहां पर एज डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिल रही है। अब एज में जो एडल्ट्स हैं या फिर जो बूढ़े लोग हैं उनको अगर देखोगे तो उनको भी तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस जो हैं वो हो सकते हैं ना, लेकिन अगर उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमें दूर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि पॉपुलेशन का जो दूसरा तबका है उसे भी वैक्सीनेशन के अंदर लाया जाए। जैसे आप बात करोगे BCG वैक्सीन जो है, अब BCG वैक्सीन की अगर बात करोगे तो इसको हम कहते हैं बैसिलस कालमेट ग्वेरिन वैक्सीन होती है, ये ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के होती है, ठीक है। तो अब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है इंडिया में कि भाई हम इस टाइप की वैक्सीन जो है वो लगाना लोगों को शुरू करें। फिर अगर आप देखोगे नेशनल एडवाइजरी बॉडीज जो है उनकी जो रिकमेंडेशन है, जैसे आप नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले कर सकता है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन दे सकता है कि एडल्ट्स के लिए, एल्डरलीज के लिए वैक्सीन डेवलप की जाएं, ठीक है, उनको देने के लिए फैसिलिटीज डेवलप की जाएं। क्योंकि देखो वैक्सीन होंगी, उनको लगाने की सुविधाएं होंगी, तभी आप वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आएगा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इम्यूनाइजेशन। देखो कोई भी प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो और अगर उसका रिव्यू नहीं हो रहा है कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं तो कितना इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, कितना प्रभावी तरीके से कर रहे हैं, या उसमें हमें कितनी सक्सेस मिल रही है, या उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, कौन कौन सी समस्याएं उसमें हमें देखने को मिल रही हैं। तो अगर इन सब चीजों का प्रॉपर रिव्यू नहीं होगा, हम टाइम टू टाइम चीजों का रिव्यू नहीं करेंगे कि और क्या करने की जरूरत है, कहां पर चीजें गलत हो रही हैं, कहां पर हम अच्छा कर रहे हैं, तो फिर वो प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो हमें रिव्यू की भी रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हो, और इसके लिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं या फिर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको लेकर के आए और उस तरीके से हम इसका रिव्यू जो है वो करना शुरू करें। अब एक चीज आती है पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड फंडिंग। देखो अल्टीमेटली सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि किसी देश को जो लोग चला रहे हैं, जैसे अगर हम भारत की बात करें, भाई डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर ऐसा नहीं कि लोग खुद से शासन कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके पार्लियामेंट में भेज देते हैं। अब जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं या जो लोग आप कहोगे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, शासन कर रहे हैं, गवर्नेंस जिनके हाथ में है, वो कितना कमिटेड हैं इस चीज को लेकर के। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगी कि हेल्थ जो है लोगों की वो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोगों के स्वास्थ्य को एक प्रायोरिटी मान करके चलें। और दूसरी चीज आती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भाई हमारे यहाँ के नेता हैं या मान लीजिए किसी भी कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर विलिंग टू डू इट बट दे डोंट हैव मनी, उनके पास फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है ना। तो हेल्थ अगर आपकी प्रायोरिटी है तो वो बात सिर्फ बोलने से नहीं होनी चाहिए कि हाँ लोगों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज दिखनी भी चाहिए कि फिर आप हेल्थ सेक्टर पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, आपका जो जीडीपी है उस जीडीपी का कितना परसेंट जो है वो हेल्थ पर खर्च हो रहा है ना। यहीं से हमें ये चीज पता चलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि पॉलिटिकली भी कमिटमेंट्स होने चाहिए और फंडिंग भी प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया जो हमारा
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, कहां से शुरू हुआ, किस तरीके से आगे बढ़ा, क्या इसमें हमें सक्सेस मिली, क्या इसके चैलेंजेस थे, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब लास्ट में आप लोगों को बता दूं, देखिए हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स इस टाइम पर चल रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई फीस हम लोग आप लोगों से नहीं ले रहे हैं। इसमें थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगर आप देखोगे तो आपको ज्योग्राफी क्लास मिलती है रात को 8 बजे, और अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे देखोगे तो आपको पॉलिटी की क्लास मिलती है। पॉलिटी की क्लास आपकी फरिया मैम लेती हैं और ज्योग्राफी क्लास मैं लेता हूं। तो आप सब लोगों से मैं कहूंगा हमारे जीएस के कोर्स के साथ बिल्कुल जुड़िए। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम पर डेली अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि डेली बेसिस पर हम आपको यहाँ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, करंट अफेयर्स का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारे वीडियोस होते हैं उनका पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहीं पर मिलता है। लास्ट में आप लोगों से कहूंगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं या ऐसे लोग हैं जो चैनल पे कंटेंट को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय भारत, जय हिंद।